नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। आइए हम लोग इस चैनल पर कुछ ऐसे अनुवाद के नियम को सीखें जो कि हमें अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, समझने में भरपूर मदद करेगी। तो अभी जो हम अनुवाद के नियम को पढ़ाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, वो तमाम प्रकार के वाक्य शर्त सूचक वाक्य पर आधारित होंगे, अर्थात सेंटेंसेज बेस्ड ऑन कंडीशन। इसका मतलब हुआ कि शर्त पर आधारित या शर्त सूचक वाक्य का अनुवाद, द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कंडीशन। तो इससे पहले कि हम लोग अनुवाद के वैसे नियम को सीखें जो कि शर्त पर आधारित हो, सबको तो जाना जरूरी है कि शर्त किसे कहते हैं, व्हाट इज कंडीशन, शर्त क्या है, ठीक, किन प्रकार के शब्दों से शर्त सूचक वाक्य की शुरुआत होती है। ठीक, तो आइए हम लोग सीखते हैं। द rule of translation based on conditions या कंडीशन। इसका मतलब हुआ शर्त पर आधारित अनुवाद के नियम इससे पहले कि हम लोग शर्त पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लेंगे कंडीशन का, कि कंडीशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे, व्हाट इज ए कंडीशन, शर्त किसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर, the word that indicates a question or proposal or advice or suggestion by using words like if, unless, should, had and in case. It is so called a condition. चलिए अब सभी बच्चों को समझा देते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, प्रस्ताव का बोध हो, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, प्रस्ताव का बोध हो, सुझाव का बोध हो, जिसमें हिंदी के शब्द यदि, जब तक नहीं का प्रयोग करके हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से शर्त का बोध होता है, जिन शब्दों से शर्त का बोध होता है, उसे हम शर्त सूचक शब्द कहते हैं। जैसे इफ, अनलेस, इन केस, हैड, शुड इत्यादि। तो मान लेते हैं कि इफ, अनलेस, हैड, शुड और इन केस, ये तो शर्त सूचक शब्द है।
तो शब्द जब हैं तो किस प्रकार के वाक्य में जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो वाक्य कहलाएंगे। ठीक, तो शर्त सूचक वाक्य जो शब्द है क्वेश्चन में भी होता है, प्रपोजल वाले वाक्य में भी होते हैं, अर्थात प्रस्ताव सूचक वाले वाक्य में भी होते हैं, ठीक, सलाह सुझाव वाले वाक्य में भी होते हैं। ठीक, तो हिंदी के वैसे जिन शब्दों से शब्द का बोध होता है, जिनका हम प्रयोग अलग अलग प्रकार के वाक्यों में करते हैं, तो उसे हम शब्द सूचक वाक्य कहते हैं। जिन शब्दों से शब्द का बोध हो और उनका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार के वाक्यों में करते हैं, तो उसे हम शब्द सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे इफ शब्द है या कोई शब्द सूचक शब्द है, कंडीशनल वर्ड है, इसका अर्थ होता है यदि। तो यदि तो है शब्द हो गया, वाक्य बनेगा कैसे? यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप कुछ समझेंगे, तो वाक्य में प्रयोग कर दिए। तो किस तरह का वाक्य हुआ? स्टेटमेंट हुआ। क्या यदि आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे, क्या यदि आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो किस प्रकार का वाक्य हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। यदि हम लोग एक साथ चले, यदि हम सभी लोग एक साथ चले तो कुछ कर सकते हैं, प्रस्ताव सूचक वाक्य हो गया। तो जिन शब्दों से प्रस्ताव का बोध होता है उसे हम कंडीशनल वर्ड कहते हैं। आज उन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग टेंशन में होते हैं। तो आज हम लोग सब सीखेंगे। तो चलिए, कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित हम लोग अनुवाद के पहले नियम को सीखेंगे और उस पहले नियम को हम लोग सेक्शन वाइज करके सीखेंगे। अच्छा, पार्ट वाइज। पार्ट 1, there are some sentences of Hindi which have two parts. They belong to the future indefinite tense. The first sentence begins with the word of Hindi, like yadi, and the second sentence begins with the word of Hindi like to, tab, but the verb forms of the sentences end in the future indefinite tense. As क्रिया प्लस गा गे गे. The grammatical rule says that the sentence
that begins with the term yadi is conditional and it is translated in the present indefinite tense. And the sentence that begins with to tab indicates the result and it is translated in the future indefinite tense. Future indefinite tense. The core structure if plus subject plus main verb ब्रैकेट में 1+5 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट फर्स्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात सेकेंड सेंटेंस in the future indefinite tense. चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला वाक्य, यदि मैं पढ़ूंगा तब मैं सीखूंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं करूंगा। यदि हम जानेंगे तो आपको बताएंगे। यदि वो आएगा तो
हम उसे डांटेंगे। अब हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे पार्ट 1 में किस प्रकार के सत्य सूचक वाक्यों की चर्चा की गई है। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो कि माने जाते हैं कि सत्य सूचक होते हैं। कहने का अभिप्राय हुआ कि बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि सत्य सूचक होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो भाग होता है। वाक्य के मुख्यतः दो भाग होता है। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द यदि से होता है। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द यदि से होता है और दूसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द तो या तब से होती है। किंतु दोनों वाक्य का जो क्रिया का रूप रहेगा, दोनों वाक्यों का जो क्रिया का रूप रहेगा वो फ्यूचर टेंस में रहेगा, अर्थात क्रिया के साथ आगे जुड़ा रहेगा। जैसे यदि मैं कहूँगा तो आप करेंगे, अच्छा यदि मैं कहूँगा तब आप करेंगे। तो वाक्य का पहले भाग जिसके साथ यदि से है तो ये सत्य सूचक है, और दूसरा वाक्य जिसके साथ तो या तब से है इससे परिणाम का बोध होता है। ठीक, वाक्य दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है। व्याकरण का नियम ये कहता है, विद्वानों के द्वारा दिया हुआ नियम ये कहता है कि जिस वाक्य से सत्य का बोध होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा। विद्वानों का कहना है, साहित्यकारों का कहना है, व्याकरणकारों का कहना है कि जिस वाक्य से सत्य का बोध होता है उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से करते हैं, और जिस वाक्य से परिणाम का बोध होता है उसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के नियम से करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि वाक्य के जिस भाग में यदि जुड़ा है, ठीक, वाक्य के जिस भाग में यदि जुड़ा है उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम क्या है? ठीक, कि सब्जेक्ट के अनुसार V1 और V5 लगता है। V5 किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एस और एस जुड़ जाता है। ठीक, तो जिस क्रिया में एस और एस जुड़ जाता है वो सिंगुलर कहलाता है और V5 बन जाता है। तब इसका प्रयोग ही, सी, इट, नेम से सर्वनामों के साथ करेंगे, और V1 का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन के साथ करते हैं। इस तरह के वाक्य में जिसकी शुरुआत जिस दूसरा वाक्य सब तो या तब से है, तो यहाँ तो या तब के लिए तो अंग्रेजी में अलग अनुवाद तो है। तो या तब के लिए अंग्रेजी में अनुवाद होता है देन, वेल। तो के लिए वेल और तब के लिए देन। लेकिन इस तरह का सब सूचक वाक्य में हम देन या वेल का प्रयोग नहीं करेंगे, कोमा से काम चलाएंगे। यदि हम देन का प्रयोग कर देंगे तो गलत माना जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, हो ही जाएगा। ठीक, यदि कोमा का भी प्रयोग, देन का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो कोमा डालने के बाद देन लिख सकते हैं, कोमा देने के बाद देन लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि देन का प्रयोग न कीजिए, कोमा से काम चलाइए, तब सही माना जाएगा। देखिए हम बना रहे हैं, यदि मैं पढ़ूंगा, वाक्य शब्द यदि से है, यह शर्त सूचक है, तो यह वाक्य का पहला भाग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा इफ आई रीड, बन गया। दूसरा वाक्य की शुरुआत है तब मैं पढ़ सीखूंगा, यहाँ तब के लिए कोमा का प्रयोग करेंगे, मैं सीखूंगा। तब इसका अब दूसरा वाक्य मैं सीखूंगा, इसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे, आई शैल लर्न। यदि आप कहेंगे तो मैं करूंगा, यदि आप कहेंगे, वाक्य का पहला भाग हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा इफ यू से, इफ यू से, कॉमा, तो मैं करूंगा, आई शैल डू। यदि हम जानेंगे तो आपको बताएंगे। पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे, इफ वी नो, तो आपको बताएंगे, फिर कॉमा डालेंगे तो हम आपको बताएंगे, वी शैल टेल यू। यदि वो आएगा तो हम उसे डांटेंगे। पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे, इफ ही कम्स, कॉमा डाल दिए तो हम उसे डांटेंगे, वी शैल रिप्रीमांड, रिप्रीमांड हिम, बन गया।
चलिए कुछ और वाक्य बोलते हैं। यदि आप सीखेंगे तो आप दूसरों को सिखाएंगे। इफ यू लर्न कॉमा यू विल टीच अदर्स। यदि हम पूछेंगे तो आप बताएंगे। इफ वी आस्क कॉमा यू विल टेल। यदि हम पढ़ाएंगे तो बच्चे कुछ करेंगे। इफ वी टीच कॉमा द चिल्ड्रन विल डू समथिंग। यदि सभी शिक्षक ठीक से पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे ठीक से पढ़ेंगे। इफ ऑल टीचर्स टीच वेल कॉमा ऑल चिल्ड्रन विल स्टडी वेल। तो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कंडीशनल सेंटेंस पर जानेंगे।